बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज की वीडियो बनाने से पहले मुझे थोड़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, बुरा ना मनाइएगा, मैं ज़रा हंस रहा हूँ एक दफ़ा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 60 नहीं होती, राहु का रंग क्या होता है, मंगलिक क्या है, इस तरह के बहुत सारे मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो एक साहब ने अपनी तरफ से किताबों के हवाले देकर तो कोशिश की है कि उन सारे जो मैंने पॉइंट्स दिए उनको निगेट करने की कोशिश की है। तो मैं ये कहता हूँ कि निगेट करने के लिए कोई लॉजिक और रीज़न होनी चाहिए। सबसे पहले कि मैंने भी इस सब्जेक्ट पे, ये जो है सब्जेक्ट, इस पर 4 किताबें पामिस्ट्री पर लिखी हैं, एक एस्ट्रो पामिस्ट्री पर लिखी है उनमें से एक, और एक मैंने पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पर लिखी है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1989 में पहली दफ़ा इंडिया गया था सीखने के लिए। क्लियर? जिनके पास बेनज़ीर भुट्टो जाती थी मैं उनके पास गया था। फिर दूसरी बात ये है कि जो श्रीलंका से शुरू करते हैं, श्रीलंका में गया हूँ 19 दफ़ा, इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ। श्रीलंका में एक आदमी था एस्ट्रोलॉजर जिसके पास बेनज़ीर भुट्टो बहुत शिद्दत से रेगुलर बेसिस पर जाती थी। उनका नाम था डॉक्टर किंग्सले गोनातिलके। क्लियर? उनसे मैं पढ़ता रहा हूँ पहले। फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे इसमें इंडिया में जाना शुरू हुआ तो इंडिया में मैंने जाकर पहले एक प्रगति मैदान है, इंडिया में एक जगह है, वहाँ पर है AKS बृहस्पति। उनसे मैंने जाकर कुंडली भी बनवाई और वहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की। फिर बॉम्बे की हैं एक डॉक्टर घनश्याम जोशी, उनसे पढ़ी। फिर उसके बाद मैं नेपाल चला गया। नेपाल जाकर फिर मैंने डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी से डिग्री ली है, जो सामने आपको ब्लू नज़र आ रही है, उसकी डिग्री है। तो इन सारों के पास मैं तकरीबन 1989 से लेकर तो 2002 तक रेगुलर बेसिस पर टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ता रहा हूँ। इसलिए 19 दफ़ा वहाँ पर गया, 20 दफ़ा इंडिया गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर ये करता रहा। और मुझे इंडियन एस्ट्रोलॉजी बहुत शिद्दत से समझ, ना सिर्फ समझ आती है बल्कि मुझे पता है कि इसमें क्या राज हैं। इसलिए जब हम कहते हैं या मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो उसके पीछे मेरे इतने सारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। और जो किताबें आप हवाला देते हैं, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, अब ये मैंने 1989 के बाद पढ़ी थी। 89 90 को गुजरे, अब 30s तकरीबन 30 साल हो गए। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि आपको, मगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी को आप अगर निगेट करते हैं तो उसके पास आपके सॉलिड रीजंस होने चाहिए। जैसे मैं अभी आपको ये सारी सॉलिड रीजंस बताऊंगा। तो ये मशवरा भी आपको दूंगा कि यहाँ पर क्लासेस हर शाम को लगती हैं, लोग बहुत सारी आते हैं, बहुत सारे दूसरे मुल्क शहरों से भी आते हैं और बहुत सारे मुल्कों में भी मैं जाकर पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन भी ये मैं इसकी तालीम देता हूँ। अगर आपको ये लगे कभी कि आपको कुछ प्रैक्टिकली सीखना है, किसी भी इंडियन, किसी भी वेस्टर्न, किसी भी वेद का, किसी भी नाड़ी, किसी भी किस्म के, तो आप यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। सबसे पहले ये है, उन्होंने बात की जी कि एक साहब हैं, उन्होंने लिखा हाउ टू रीड हॉरोस्कोप, प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और साथ में हिमांशु उनका वो दिया रेफरेंस कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने ये कहा है स्पेशली कि जो 6ठा 8वां 12वां घर होता है ये एस्ट्रोलॉजी में नहस है। जिस दिन आदमी पहले दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाता है तो उसे बताया जाता है कि ये 6ठा 8वां 12वां घर जो है ये नहस घर है। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं जो आपको ये कि ये 6ठा 8वां 12वां घर जो है नहस होते हैं। फिर गज केसरी योग, कि जी गज केसरी योग तभी होता है जब मून उसके साथ हो और केंद्र में हो। मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जुपिटर और मून इकट्ठे हैं। मैं रात को 10:30 बजे पैदा हुआ था, तो कैप्रिकॉन मेरा सन साइन है। तो इसका मतलब ये है कि सन आ गया 5वें में, फिर 6ठा 8वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, तो ये पहला ascendant बन जाएगा वर्गो। तो मून आ जाएगा मेरे 7th हाउस में, क्लियर, विद जुपिटर एंड मून। तो ये गज केसरी योग बन गया। इसमें क्या ऐसा था जो बंदे को जी समझ नहीं आता, जी गज केसरी योग जो है वो बंदे के पल्ले नहीं पड़ता।
मैंने तब भी आपको ये बात एक समझाने की कोशिश की है हमेशा वीडियोस के थ्रू कि मैंने एक अपना सिस्टम ईजाद किया है। थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस होता है इन्वेंशंस का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर सुना नहीं तो कोई किताब खोल कर देख लें, शायद उसमें लिखा हो कि थर्ड हाउस इन्वेंशंस का होता है। जब मून और जुपिटर इन थर्ड हों तो आदमी इल्म में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जनरेट करता है। जुपिटर इन पाइसेस 5 फिगर, डिजिट 5। तो मैंने 5 किताबें लिखी हैं जो ये हैं पड़ी हुई। 1, 2, 3, 4 और 5। जो थर्ड हाउस होता है वो राइटर का भी होता है, इसीलिए बंदा कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, टीचिंग, काउंसलिंग, राइटिंग, बुक राइटिंग, हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होता है। इसलिए सन से भी पढ़ने में हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि आपको ये तरीका नहीं आता। मैंने इसीलिए कहा रहा कि मैंने पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट की है, और इन्वेंशन जो है वो तब आती है जब ब्रेन आदमी का काम करे और स्पेशली थर्ड हाउस चले। तो इसी वजह से जब मून से, अगर आप सन से पढ़ेंगे तो तीसरे में आ जाएगा, अगर आप उसे हिंदी में लेकर पढ़ेंगे तो 7वें में आ जाएगा, गज केसरी योग बन गया। तीसरे में आने की वजह से मैंने बेशुमार ट्रैवलिंग की और ये किताबें भी लिख ली, और एक्सप्रेशन में जिस तरह को बंदा कोई करता है तो तभी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए सन और मून, इन दोनों को गौर से देखें। हॉरोस्कोप में असेंडेंट लॉर्ड अगर आपको देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी में असेंडेंट को बहुत मानते हैं। जब एक आदमी एस्ट्रोलॉजर है बाय बर्थ तो उसे असेंडेंट निकालने की जरूरत क्या है? उसे वैसे आप टाइम ऑफ बर्थ आप लिखाते हैं तो उसे वैसे ही पता चल जाता है कि ये असेंडेंट है, तो उसी से वो कैलकुलेट कर लेता है। जैसे एक आदमी का 20 साल का एक्सपीरियंस हो, आप उसे सिखाएं कि जी आपको असेंडेंट जो है वो असेंडेंट से पढ़ना चाहिए। भाई जिसने इतने साल काम किया है उसने और भी बहुत सारे मेथड सीखे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये याद रहे कि गज केसरी योग क्या होता है। सबसे पहले ये कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उनके जो राइटर्स हैं वो यकीनन आपसे बड़े पढ़े लिखे होंगे, डेफिनेटली पढ़े हुए लिखे होंगे, तो तभी उन्होंने किताबें लिखी। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है नॉलेज में? कुछ नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले जब हिंदी, मैं ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हिंदी एस्ट्रोलॉजी ऑपरेट किस तरह करती है। आगे जाकर अपने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं, हर लम्हे पे गलती की है। तो मुझे ऐसा लगा ना जैसे एक आदमी पहले दिन उठता है, किताब पढ़ता है और आकर वो टीवी पर आकर बयान देने शुरू करता है, या आकर अपनी रिसर्च का बयान पढ़ना शुरू कर देता है। सबसे पहले हिंदी में ये बात याद रखें, हिंदी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले, और ख़ुसूसन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप एक सिंपल हॉरोस्कोप बनाते हैं जिसे कहते हैं D1, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं नेटल चार्ट। हर प्लैनेट की वेस्टर्न में भी, ग्रीक में भी, इंडियन में भी, नेपाली एस्ट्रोलॉजी में भी हर एक प्लैनेट की वैल्यू निकलती है ना। आपने कभी किसी प्लैनेट की वैल्यू नहीं बनाई, आपने अमिताभ बच्चन का बना दिया, यहाँ पर आ गया, चौथे में आ गया तो चौथे में ये हो जाता है। पर फिर सबसे पहले वैल्यू निकलती है। इंडियन चार्ट जो है उनकी वैल्यू किस तरह निकलती है कि जब आप सबसे पहले आप एक नेटल चार्ट बनाते हैं, उसका 9th हाउस जिसे नॉम्स कहते हैं, आप लोग नॉम्सा भी कहते हैं, कोई इस तरह मुख्तलिफ होते नाम देते हैं। नॉर्म्स में को पढ़ने के बाद आपकी जेन्युइन जो प्लैनेट्स हैं उनकी वैल्यू निकलती है। जब तक आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहला घर जिसे हम कहते हैं नेटल चार्ट के साथ नॉर्म्स ना बना लेंगे, आपको प्लैनेट की वैल्यू समझ नहीं आएगी। जैसे फर्ज करें कि एक प्लैनेट बहुत अच्छा बैठा हुआ है नेटल में और वो नॉर्म्स में आकर वीक हो जाता है, तो उसकी टोटल वैल्यू होगी कि ये प्लैनेट वीक है और ये आप पर इम्पैक्ट अच्छे जनरेट नहीं करेगा, तो इसलिए वहाँ से इसकी वैल्यू निकालती है। साथ में डिस्पोजिटर मीडिएटर पढ़ने शुरू करने होते हैं। वो आपको शायद किसी ने ये बताया ही ना होगा, डिस्पोजिटर मीडिएटर भी कोई चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि आपकी इस वीडियो में इसका कोई जिक्र नहीं था। पहले वैल्यू प्लैनेट की निकालें, फिर उसके बाद रिजल्ट आपने देने होते हैं। फिर आपने नक्षत्र कोई इसमें ऐड नहीं किया, फिर आपने पादाज ऐड नहीं किए,
फिर आपने ये नहीं देखा कि जो मून है जिसकी हम वैल्यू ले अगर निकाल रहे हैं, जैसे हम लगन कहते हैं, जैसे जन्म राशि हम कहते हैं, वो शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में है, आपको यही नहीं पता, आपने ये मेंशन नहीं किया। और ये आपने कहा जी उस किताब में ये लिखा है कि चौथे से फलां में हो तो ये हो जाता है। इससे ज़्यादा जहालत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो किताबें लिखी जाती हैं उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल, जिन्हें ये प्रोसेस समझ आता है। इसीलिए गज केसरी योग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 10:30 बजे पैदा हुआ हूँ और मेरा मून 7th में है, असेंडेंट से 7th में है, गज केसरी हो गया। सन से तीसरे में हो तब भी गज केसरी हो गया। इसलिए ब्रेन को खुला करें। अगर कोई आदमी आपको कोई चीज़ समझाता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, तो उसको पढ़ने से आदमी चीज़ें सीखता है। लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग इंसान की स्ट्रेंथ है। क्रॉस टॉक आप तब कर सकते हैं जब आप उससे ज़्यादा पढ़ें, जो वो बात आपको समझना है, या आपने उससे कंसल्ट किया होगा जी मुझे ये बात नहीं समझ आती, या आपने ऐसे गुरुओं से पढ़ा हो जिनके दुनिया में नाम है। जी मैंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, किसी टीचर का कोई नाम नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे आपने पढ़ा और वो बहुत कोई प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल का हो गया। कोई सिनेरियो नहीं, क्योंकि उस किताब में ये लिखा है तो मैंने ये पढ़ लिया। इसलिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी और है, किताबी एस्ट्रोलॉजी और है, बातें करना और है। क्लियर? इसके हक में आपने क्वेश्चन ये उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स भी देने की कोशिश की कि जी जॉन एफ कैनेडी जो था उसका जुपिटर जो है, क्योंकि मून उसका फलां जगह पर था तो इसलिए उसके साथ मिलकर तो फिर ये हो गया। नरेंद्र मोदी का मून साइन जो है वो स्कॉर्पियो में है और जुपिटर उसका एक्वेरियस में है, इसलिए स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस उसमें आ गया, 4th में आ गया, तो इसलिए ये बन गया योग। इस तरह नहीं बनते योग। सबसे पहले ये है कि मून किस घर में है, आपने ये पढ़ा? स्कॉर्पियो में उसका लॉर्ड कहाँ पर है? बोधि के जायचे में मार्स वहीं पर ही है। मून इज माइंड, मून इज सोच। मून अगर 8वें घर में उसके असेंडेंट में है तो उसकी वालदा को फौत हो जाना चाहिए, जो भी उसके साथ है, हादसे में मर जाना चाहिए था, क्योंकि मार्स की एज 28 है। मार्स मून के साथ मिलेगा, मून की एज 23 है, इसमें ये इवेंट आना चाहिए था। इसलिए सारा जायचा सैटर्न इन एक्वेरियस फॉल है। अगर आपने सैटर्न ही नहीं देखा तो जो आप मोदी का जायचा बता रहे हैं कि जुपिटर, क्योंकि मून इन स्कॉर्पियो और जुपिटर इन एक्वेरियस, एक्वेरियस सैटर्न का घर है, उसमें मून फॉल में है, क्या ये गज केसरी योग बना? क्योंकि वो किताब में लिखा था इसलिए आपने पढ़ लिया। मैंने आपको किताबें उन लोगों के लिए लिखते हैं जिन्हें एक तो समझ हो एस्ट्रोलॉजी की क्या चीज़ है, दूसरी ये बात ये है कि जो किताब का राइटर है उसके ज़हन में नवंशा ऑलरेडी होता है, वो नवंशा को मिलाकर एक फाइनल रीडिंग उसमें लिखते हैं। आप तो अभी लर्निंग के प्रोसेस में, तो आपको तो ये पता ही नहीं उसने ये रीडिंग किस तरह लिखी। रीडिंग जो प्रोफेशनली देता है, जिस तरह एक मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर कंसल्टेंसी के लिए आपको एक मेडिसिन लिख देता है, ये मेडिसिन है, क्या उसको आपको उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन समझाता है? नहीं समझाता, इसलिए कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। उसका जो नॉलेज है वो उसने एक्सपोज आपको करके तो वो फ्रेम करना होता है। फिर आपने देखिए जी राजीव गांधी, जुपिटर, मून, वीनस इकट्ठे हैं, असेंडेंट उनका लियो है, ठीक हो गया जी, असेंडेंट लियो। अब जुपिटर का मून के साथ कंजंक्शन में बैठ जाना, जिस तरह मेरा भी बैठा हुआ, मैंने आपको बता दिया, क्या मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना या नहीं बना, इसको मैं आगे जब कहता हूँ। फिर आपने महात्मा गांधी का कहा कि जी मून इन लिब्रा, जुपिटर 10th में बैठा हुआ है, तो इस वजह से ये स्क्वायर में आ गए, तो ये गज केसरी योग बन गया। अब मून इन लिब्रा, क्या वीनस आपने पढ़ा? वीनस कहाँ पर है? मून 10th में है जी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। अब कैंसर का और मून है, मून का जब तक आप वीनस नहीं पढ़ लेंगे, आप कैसे कर सकते हैं कि ये परिवर्तन बना या नहीं बना, या ये मामलात कहाँ पर गए? इसलिए गज केसरी योग का मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो अपनी जिंदगियों में जिस भी सेक्टर में हों, सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या पाकिस्तान नहीं बन जाते, जिस सेक्टर में हो
उसमें वो मेंटली तौर पर एक्सेल करेंगे और उनकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एलिवेशन आ जाएगी जिस जिस सेक्टर पर वो होंगे। क्लियर? तो इसलिए जब तक आप सन से नहीं पढ़ेंगे, मून से नहीं पढ़ेंगे, असेंडेंट से नहीं पढ़ेंगे, एरीज से नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की वो रीडिंग्स नहीं देनी है। एक प्रोफेशनल बंदा, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बाय बर्थ ऑलरेडी पता होती हैं और तभी वो प्रोफेशनल बनता है, वो पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें पढ़ लेता है, फिर वो फाइनल अपना रिजल्ट इम्पोज करता है। इसलिए गज केसरी योग को जब भी ज़िंदगी में पढ़ें इस तरह पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चौथे में जी जुपिटर है विद मून, क्लियर हो गया, हाँ जी, इन पाइसेस है, इन सैजिटेरियस है, गज केसरी योग। सवाल ये बनता है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना है, अब पता नहीं प्रॉपर्टी की 36 किस्में हैं, आपको कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ से पढ़नी है, सीमेंटेड हाउस कहाँ से पढ़ना है, ग्रे स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है, वो हाउसेस जो अभी बिल्कुल बन रहे हैं जिनमें से बदबू आती है उनको कहाँ से पढ़ना है, अभी उनमें वर्क नहीं हुआ होता वो कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं जो प्रोफेशनल्स को आती हैं। जुपिटर इन फोर्थ, हिंदी एतबार से आदमी अपनी ज़िंदगी में जिस घर में पैदा हुआ है वो घर उसके वालिदैन का अपना था। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, चौथे में प्रॉपर्टी क्योंकि उसके पेरेंट्स की, वालदा की प्रॉपर्टी तो तब रहेगी। अब ये है कि ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बनानी, एक होती है प्रॉपर्टी पेरेंट्स ने दी, चौथे आठवें से पढ़ेंगे। एक होती है वो प्रॉपर्टी जो आदमी ने खुद बनाई या ऐड कर दी अपनी प्रॉपर्टी वालदा की या वालिद की, 4th और 10th की, तो उसमें पढ़ दिया। जब ऐड करते हैं तो दैट इज ट्रांजिट। इसलिए ट्रांजिट को देखते हुए आंखें खुली होनी चाहिए कि ट्रांजिट में क्या उस वक्त वो प्लैनेट डैमेज होता है। जिस तरह आपने ये कहा कि जी 60 शक्ति से सैटर्न गुजरा और मून से गुजरा था अमिताभ बच्चन के जायचे में भी और लेडी डियाना के जायचे में भी, तो दोनों पर 60 शक्ति लगी, एक को एक्सीडेंट हो गया, पेट पर एक्सीडेंट हो गया, एक का हादसा, एक की जान चली गई। इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको समझाऊं। इसलिए जो प्लैनेट बाय बर्थ, ये याद रखिएगा अपने जहन में, केंद्र में कहीं भी 6ठे 8वें 12वें में जब भी प्लैनेट अपने घर में होंगे तो वो आपको एक एज तक एडवांटेज देंगे, लेकिन ज़िंदगी जब आगे चलेगी, जिसमें आप दिशाएं इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप गोचर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिजल्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसलिए किसी बात को सिर्फ इसलिए निगेट कर देना क्योंकि जी मैंने वो पढ़ा था तो मुझे ये समझ आई तो इसलिए सिस्टम या ये सारी चीज़ें गलत हैं, एस्ट्रोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। एक बात ये हो गई। अब एक और बात आपने इसमें कहा जी कि एक बड़ी ख़ास बात है इस जायचे में, महात्मा गांधी के में, मून राहु के साथ है लेकिन केतु उसको एस्पेक्ट दे रहा है। मैं समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। केतु एंड राहु आर द शैडोज, इनकी कंजंक्शन होती है, इनकी स्क्वायर होती है, इनकी अपोजिशन नहीं होती, क्योंकि साया जो है वो अपोजिशन में नहीं आता, अपोज नहीं करता। अब बंदा ये बताए, अगर एक एस्ट्रोलॉजर आकर तकरीर शुरू कर दे और हर बात में ये कहे कि क्योंकि उनका ये जो हारोस्कोप है उनका ये दावा गलत हो गया, गलत नहीं होता, आपको नहीं पढ़ना आता है, ये बात अलग है। इसलिए शेडो उसकी जो होता है उसकी अपोजिशन नहीं होती, किसी गुरु से पूछ लीजिएगा या किसी किताब में अगर आपके इसमें लिखा तो मैंने इसे यहाँ से पढ़ दिया। उसके एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन राहु और केतु की अपोजिशन नहीं होती, शेडोज हैं। ये ख़ास बात नहीं है, ये जहालत पर मबनी कमेंट था जिसके अगेंस्ट ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि ये बात समझें, पढ़ें पहले। इसलिए अजीबोगरीब है, वो मैं आपको मतलब क्या क्या अब आपको समझाए। जब जिसने आपने कहा मधुरी का जायचा आपने पढ़ा जी, मून इन कैंसर विद जुपिटर, क्लियर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उसमें देखा कि उसको राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ा हुआ है, नहीं देखा। और ये बात याद रहे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो क्योंकि टेक्निकल बहसें हो रही हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। जब सन इन लियो हो, मून इन कैंसर हो नेटल में, तो जब पैदाइशी तौर पर वो बनता है जिसे हम असेंडेंट्स कहते हैं, असेंडेंट लॉर्ड किसी अच्छी जगह पर बैठा हो और उसे किसी बेनिफैक्टर की ट्राइन हो जो भंग योग को
तोड़ता हो, इन पर कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ता। कभी पड़ा? वैसे एक मिसाल देने लगा। अभी खुद से तो खैर कई जायचे बनाते होंगे और लोग भी आपके पास आते हैं जायचे बनवाने के लिए आपके बकौल। जो औरत मून इन कैंसर लेकर पैदा होती है, हमने देखा होगा उनको कई दफ़ा राहु ग्रह केतु की स्क्वायर होती है बाय बर्थ, देखी होगी, सैटर्न की कंजंक्शन भी देखी होगी। वो औरत मर क्यों नहीं जाती? हालांकि तो मरना चाहिए उसे। सन इन लियो स्क्वायर्ड बाय राहु एंड केतु, बंदे को मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन वर्स्ट कंडीशंस थी, नहीं मरा। इस वजह से कि प्लैनेटरी कंडीशन डिफरेंट है। पढ़ना किसको है? ये पढ़ना डिफरेंट है। अब आ गया हंस योग। हंस योग इसलिए पढ़ा जाता है कि इस 9th का लॉर्ड है। जब आप एरी से काउंट करते हैं, जिसे आप नॉर्मली काउंट कर लेते हैं, लगभग जब अपनी बारी आती है तो फिर आप कहते हैं जी असेंडेंट से पढ़ें, मगर हम ये भी पढ़ते हैं। अगर आप ये भी पढ़ लिया और अपने असेंडेंट भी पढ़ लिया, सन मून पढ़ने में कोई तकलीफ है? अब इसके एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इज 9th हाउस। 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसे कहते हैं ये मोक्ष का लॉर्ड है। जिसे आप कहते हैं कि ये राजभाग्य, एक ऐसा मुकद्दर का घर है। 9th हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और नॉर्म्स जो होता है वो भी 9th हाउस से पढ़ा जाता है, उससे बनता है। उसको पर किस दिन फिर बात करेंगे कि नॉर्म्स आपको अगर नहीं आता तो बगैर किताबों के नॉर्म्स किस तरह पढ़ा जाता है, उसकी कैलकुलेशन उंगलियों पर करते हैं किस तरह हो जाती है। अब जुपिटर इन सेजिटेरियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप उससे कहिए कि ये 9th में, अगर फर्ज कर ले चले असेंडेंट से अगर 9th में आ जाए, जुपिटर इन सेजिटेरियस आ जाए, सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस स्पाइसेस एरीज असेंडेंट हो जाए, तो क्या आप जुपिटर को नहीं पढ़ेंगे? क्या जुपिटर 9th हाउस आप उस वक्त आप वो जो है ना तारीफों के पुल बांध देंगे, वो हो जी जुपिटर 9th हाउस में आ गए। वो अपने घर में आया, ये उसका एडवांटेज है। जब भी जुपिटर अपने घर सेजिटेरियस में हो, जायचे में कहीं भी हो, मगर 6, 8वें, 12वें में ना हो, तो ये एडवांटेज देता है। क्लियर? सो इसलिए इसे मून से भी काउंट करना होगा, इसे असेंडेंट से भी काउंट करना होगा, इसे सन से भी काउंट करना होगा, और इसे वैसे भी काउंट करना होगा। एक सिंपल बात है, जब आप ये कहते हैं कि जुपिटर उसके चौथे घर में है जी, उसको जायदाद देगा, आपने क्या देखा कि ये मून से, सन से, या असेंडेंट से, या एरी से चौथे में है? कभी डिस्कस किया? नहीं, कोई भी नहीं करता। इसलिए कि इंडियंस नहीं करते, ये उनको प्रॉब्लम्स है कि वो बताते और करते कुछ और। इसलिए हर चीज़ को समझने के लिए ब्रेन को थोड़ा सा ओपन रखें। अपनी दफ़ा आप मून भी पढ़ लेंगे, सन भी आप कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे। सन इस फादर, अगर सन अच्छा बैठा हुआ है तो आप कहेंगे जिसके बाप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर आप तब नहीं पूछेंगे कि ये सन तो जिस वक्त फलां जगह पे बैठा हुआ है, असेंडेंट से 6ठे में आ गया है, चौथे में आ गया है, तब नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखें। हंस योग हो गया। हंस योग जब भी आप पढ़ते हैं और आपने उसमें हवाले, फिर वही अजीब से हवाले कि जी फारूक अब्दुल्ला का जुपिटर इन सेजिटेरियस था, ठीक है जी, जुपिटर इन सेजिटेरियस ठीक हो गया। अब ये है कि जुपिटर कहाँ पे है? सेजिटेरियस में है, तो इसलिए आपने ये कह दिया। आपको ये पता है कि जयललिता जो है उसका असेंडेंट क्या है? जेमिनी। 6th टाइम क्या जुपिटर का कभी नंबर 6 था इन सेजिटेरियस? मून इन लियो और जुपिटर इन सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, विच इज 5th। अब असेंडेंट से 5वें में आ गया। आप तो ये कह रहे थे कि जी सिर्फ आपको केंद्र ही पढ़ने हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, अजीब सी बात है, पता है वाई यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड। अगर नहीं पता तो नो इश्यूज, टॉक टू सम गुरु। मुझे भी बार बार बाहर जाना पड़ता था, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आती थी। जब नहीं समझ आती तो मैं चला जाता था पढ़ने के लिए। पढ़ने में गलती क्या है? सीखने में तो सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। और कोई आदमी यही क्योंकि इस किताब में लिखा और ये अल्टीमेटली है और ये गलत है। मैं आपको इसके और भी आपको काफ़ी सारी मिसालें दूंगा जहाँ से मैं पहले समझा था। जो आप मैंने वीडियो बनाई तो अपने कमेंट लोगों ने कहा जी कैसे ने किए हैं, तो मैं समझा कोई मजाक हो रहा है, चल यार कोई गल नहीं, आदमी बच्चा है छोटा, उसे समझ आ रही है तो वो अपने तरीके से बातें कर रहा है, तो चल कोई बात नहीं।
लेकिन जब आप चैलेंज करने लगते हैं टू नॉलेज, तो फिर उस वक्त तो बंदे को गुस्सा आता है कि एक कॉमन सेंस होती है जो को आप अप्लाई नहीं करते। आपने फारूक अब्दुल्ला, जयललिता, शिल्पा शेट्टी, इनके आपने हमसयोग बना दिए। मुझे बताएं, दो इनमें से पॉलिटिशियंस हैं, एक एक्टर है। जुपिटर इज गुरु, द टीचर, द पर्सन हु इज बॉर्न टू स्प्रेड नॉलेज। अब मुझे बताएं, दो जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने रूल किया, क्या पॉलिटिक्स में आकर द अल्टीमेट राइज कर जाना कभी जिंदगी में किसी ने जुपिटर से पढ़ा है? अगर यही नहीं पता कि पॉलिटिक्स कहां से पढ़नी है, क्या कहे बंदा? पॉलिटिक्स जो है वो एक स्पेसिफिक नॉलेज है ना, ये एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन कहां से पढ़ना है कि ये बंदा पॉलिटिशियन होगा? एवरी पर्सन हु इज बोर्न अंडर the sign of Sagittarius with Jupiter, do you think that the person is really a politician? Jupiter never ever been the lord of politics. It was the lord of social services. चीजें बेहतर करता है। टीचर इज वन हु डिस्पेल्स द डार्कनेस, लोगों के लिए डार्कनेस खत्म करता है। जब ये मून के साथ मिलेगा तो इंसान की जिंदगी में मून को एलिवेट करेगा, उसके माइंड को उन सारे एक्ट्स के लिए मजबूर कर देगा जो सोशल वर्क के लिए करेंगे। इसलिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को सीखना भी समझे कि ये किस तरह होता है, ये बात है क्या। लियो से सेजिटेरियस, अगेन लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस विच इज फिफ्थ, ट्राइन आ गई। हाँ, मैंने ये कहा कि आप खुद से अपने आप को अगर पूछें, बजाय इसके कि आप ये समझे कि कोई मुझे हाँ सब तनकीद कर रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहा, कि एवर यू फेस्ड या फेल्ट यू गॉट एनी पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू जुपिटर? नेवर। जुपिटर के लिए और प्लैनेट पढ़ना पड़ता है, वो आपको सीखना पड़े, तशरीफ लाइए। दूसरा, चंडाल विच इज राहु। आपने एक लाल किताब का हवाला दिया जी, मैंने लाल किताब पढ़ी, 1942 में छपी, उसके कई वर्जन आए, 1944 में छपी और उसके कई वर्जन आए, उर्दू में आया। हमारे एक दोस्त हैं और ये मकबूल जान साहब, उन्होंने मुझे दिखाई थी, उनके पास ये किताब ओरिजिनल वर्जन में, जो ओरिजिनल जेन्युइन बुक है उस वर्जन उनकी पढ़ी हुई है, मेरे पास भी है वो। और ये आज से मुझे मकबूल और ये मकबूल जान ने मुझे दिखाई थी तकरीबन कोई 16 साल पहले शायद। सेक्रेटरीट में हम बैठे हुए थे, तो उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, उस वक्त वो आर्कियोलॉजी के हेड थे, तो तब उन्होंने मुझे दिखाई थी। क्लियर? अब ये है कि अब आप कह रहे हैं जी उसमें लिखा हुआ है जी इसका कलर ब्लू है, ठीक। फिर आपने साथ में कहा जी कि एक और हैं जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, द लर्न एस्ट्रोलॉजी इन द इजी वे, में भी राहु को ब्लू कहा गया और केतु को ब्राउन कहा गया। ठीक। फिर आपने कहा जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय अरुण बंसल जो है, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने कहा जी राहु जो है वो ब्लू है और जो केतु है वो चितकबरा है, स्पॉटेड डॉट्स वाला। इसका सिंपल मतलब ये है कि फिर आपने ये कोशिश की कि उन किताब को पढ़ा और सुना और उसे वहां से काउंट कर दिया और बता दिया। यू नेवर थॉट फॉर ए व्हाइल, नॉट सिंगल टाइम, कि जब आप राहु को ले रहे हैं तो राहु का जो आप कलर है वो सैटर्न से ले रहे हैं, विच इज ब्लू एंड विच इज ब्लैक। क्लियर? और केतु को आप ब्राउन और चितकबरा पढ़ रहे हैं। दो मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर, दो मुख्तलिफ ले गए, इनमें से एक ब्लू कह रहा है, एक ब्लैक कह रहा है, एक ब्राउन कह रहा है, चितकबरा कह रहा है। ये चितकबरे की हद तक ठीक है कि ये चितकबरा जो है वो केतु वो बिल्कुल होता है, मगर ये जो कलर उन्होंने बताया ये ठीक नहीं है। अब मुझे बताएं कि सैटर्न इज द लॉर्ड, मतलब सैटर्न इज द, सैटर्न्स कलर इज ब्लू, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक हो गया।
बट डू यू थिंक दैट राहु एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट जिसे हम शेडो कहते हैं उसका कलर भी ब्लैक होना ज़रूरी है? अगर ये ब्लैक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो केतु इज द शेडो ऑफ मार्स, कंसिडर्ड टू बी द शेडो ऑफ द मार्स, इट शुड बी रेड इन कलर, बट व्हाई इट्स इन स्पॉटेड चेक? इसका मतलब ये होगा कि दो अलग अलग बातें होंगी। एक जगह पर आप अपनी मर्जी कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आई, तो इसलिए जी, क्योंकि वो सैटर्न होता है ब्लैक तो ये ब्लैक है। अच्छा जी। दूसरा, ब्राउन भी है मगर वो चेक भी है। अगर एक जगह पर एक कुलिया अप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पर भी तो वही कुलिया अप्लाई होना चाहिए। तो फिर आप सिंपल कहते हैं कि जी जो राहु है उसका मुंह ब्लैक होता है और टेल जो है वो रेड होती है। ये कन्फ्यूजन है। मैंने इसीलिए कहा था कि जो किताबें हैं इनमें जो जेन्युइन नॉलेज है वो बिल्कुल जेन्युइन इसलिए नहीं बताते कि अगर वो आपको राज की बात बता देंगे तो आप क्या उस बात को वो आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए गुरुओं से पढ़ना और है और किताबों से पढ़ना और है। इसलिए इस बात को भी अपने ज़हन से निकालें कि राहु जो है वो ब्लैक होता है। राहु ब्लैक नहीं होता, सैटर्न ब्लैक होता है। अब आपको शायद सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि जी है, मगर एक दफ़ा एक बंदा एनालिसिस तो करने की कोशिश करे। खुद को भी तो बंदा सोचता है ना कि यार ये मैंने सुन ली बात और मैंने ये बात सुनकर आगे पहुंचा दी। बात सुनने और बात को एनालिसिस करके समझने में बहुत फ़र्क है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जब आप कहते हैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी जो किताब है उसमें राहु का जेन्युइन कलर नहीं लिखा, इसलिए नहीं आता। इसलिए जी मैंने हिमांशु की किताब पढ़ ली, मैंने वहाँ की किताब पढ़ ली, मैंने ये कर लिया। एक अपने इंजीनियर का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका जी उसने बड़ा रिसर्च उसने की, और जो बालाराम साहब हैं उनके साथ भी वो उनके फाउंडर हैं। मैंने नेपाल में डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी से उनके घर में जाकर पढ़ा है और ये डिग्री वहाँ से ली है, ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है। और ये डिग्री मुझे शुक्रराज शर्मा एमपीए थे उस वक़्त, उनके हाथ से उन्होंने दिलवाई थी। क्लियर? तो डू यू थिंक कि जो पीएचडी हैं डॉक्टर बालाराम उपाध्याय रेग्मी, उनको राहु का कलर जो है वो नहीं आता होगा? सीक्रेट्स आर सीक्रेट्स विच शुड नॉट बी ओपन टू एवरीबॉडी, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ओपन द सीक्रेट्स। फिर आप कॉरल को कॉरल कहते हैं। But don't want to indulge in these type of things, but keep in mind कि नॉलेज होना, सीखना, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं भी जब गया था नेपाल तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझसे 2 टेस्ट लिए थे मुझसे। मैंने कहा जी आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है? मैं कहा जी पढ़ी है। कहाँ से पढ़ी है? मैंने कहा इंडिया से पढ़ी है। नेपाल से पढ़ी है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या पढ़ा है? मैंने कहा जी मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो, मैं कुछ 400 मैंने किताबें गिरा दी क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ के गया था। उन्होंने मुझे जाते पूछा बता राहु का रंग कौन सा होता है? मैंने भी उनको यही कहा था कि उस वक्त मैं शदीद जाहिल था। मैंने कहा जी जो सैटर्न का कलर है वही राहु का। उन्होंने बड़ा कह खावा, कहता हाँ सारे यही समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। क्लियर? दूसरा ने मुझसे पूछा, मुझे बता कि जिस घास पर हम बैठे हुए हैं इसको कहाँ से पढ़ते हैं? मैं कहा ठीक है, नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारी सासू माँ होंगी? मैं कहा हाँ जी थी। है, उनको कहाँ से पढ़ते हैं? मैंने कहा जी किस सियारे से पढ़ते हैं, घर से नहीं। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। अच्छा तो मुझे बता कि जो तुम्हारी वाइफ है वो अपनी बहनों में कौन से नंबर पर है, कैसे पढ़ेंगे? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। कहते अभी तो तू मुझे कह रहा था कि तूने 250 किताबें पढ़ी हैं और रटी हुई है। मैंने कहा हाँ जी उन सारी किताबों में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। मैंने कहा हाँ नहीं लिखा हो, इसलिए कि जो बुकिश नॉलेज है इज अ वेरी लिमिटेड नॉलेज अगेंस्ट ट्रू जर्मन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। तो इसलिए मैं कहता हूं मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर सीखने में क्या हर्ज है? यहीं से पढ़ ले। मैं भी पढ़ने गया था नेपाल, मुझे तो कोई शर्म नहीं आई किसी से पूछते हुए। आज भी जहाँ से भी मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो मुझे लगे कि अच्छी है तो मैं सीखने की कोशिश करता। इल्म हासिल करने में क्या आर है? कोई आर नहीं है। बहुत दफ़ा मुझे पीएचडी जो होती है, पीएचडी कैसे पढ़नी है
एस्ट्रोलॉजी में कि ये आदमी इतना पढ़ा लिखा, इसने पीएचडी की हुई है, ये नहीं पढ़ना आता था। 4-5 दफ़ा मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए, मैंने ये तो पढ़ा जी आप बहुत शदीद पढ़े लिखे हैं, बट आई फ्रैंकली आई कुड नॉट गेट देम के दे डिड पीएचडी। जब उन्होंने कहा जी मैंने तो पीएचडी की है, मैंने वो 4-5 जायचे संभाल कर रख लिए और मैंने इनको पढ़ना शुरू किया कि पीएचडी कैसे पढ़ते हैं। देन आई कॉल माई गुरु, मैंने कहा सर वो मैंने उसमें ये बस वो क्वेश्चन रह गया था, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे सिंपल बताया कि बेटा ये नहीं, ये इस तरह पढ़ ले पीएचडी हो जाती। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसलिए पीएचडी पढ़ने का भी एक खुलिया है। आगे आगे है जी कि मंगलीक होती है कि नहीं, जब मंगलीक मंदे भी होते हैं कि नहीं। मंगलीक मीन जब मंगलीक की बोला जाता है तो ये कहा जाता है कि वो औरत जो अपनी जिंदगी में शादी से रिलेटेड तमाम मामलात में दुख पाएगी और उसकी 3 शादियां होंगी। मार्स इज नंबर 3 इन एस्ट्रोलॉजी। जिस तरह अगर आप देखें जो इंडियंस हैं तो वो इंडियन की दिशाएं निकालते हैं। सन इज नंबर 1, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, इसी तरह से दिशाएं चलती है ना। मैं तो दिशाएं नहीं निकालता, मगर मुझे पता है सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, ये दिशाएं इस तरह चलती है। महादिशा चली, सन की चली, फिर मून की चलेगी, मून के बाद फिर मार्स की चलेगी, मार्स के बाद राहु की चलेगी, राहु के बाद जुपिटर की चलेगी, फिर सैटर्न की चलेगी, फिर मरकरी की चलेगी, फिर केतु की चलेगी, फिर वीनस की चलेगी। ठीक हो गया। तो ये सारी दिशाएं इस तरह चलती हैं, इसी से नंबर पड़े जाते हैं। सन इज 1, मून इज 2, मार्स इज 3, राहु इज 4, जुपिटर इज 5। अब ये बंदे कुछ और पढ़ते हैं। जुपिटर इज इन माई चार्ट इज इन पाइसेस इन 3rd हाउस। आई रोट 5 बुक्स, मैंने आपको दिखाई भी अभी। तो जुपिटर नंबर इज 5 इन हिंदी एस्ट्रोलॉजी। ये वो यूं पढ़ते हैं, वो कोई 4 पढ़ लेता है, कोई 8 पढ़ लेता है, इस तरह के वो ड्रामे बहुत करते हैं। तो इसलिए जो जेन्युइन है उसको इस तरह पढ़ना पड़ता है। तो अब आ गई जी मंगलीक। तो आपने उसमें अपनी तो जी ये पेश कीजिए कि मैंने जो रिसर्च की है उसमें डिले हो जाती है मैरिज। ठीक, आपने आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि मार्स अगर किसी भी तरीके से असेंडेंट से 7वें या मून से 7वें या सन से 7वें का घर लॉर्ड ना हो तो कोई भी शादी का लॉर्ड रहा। मार्स के बारे में ये कहा जाता है कि मार्स इज द लॉर्ड ऑफ यूथ एंड सेक्सुअल इंटेलिजेंस, और इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता कि वो फिजिकल इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ता है, वो शादी के मामलात में आगे नहीं आता। दूसरी बात, जब आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि जब आप शादी पढ़ रहे हैं तो D9 चार्ट ज़रूर पढ़ना है, विच इज़ नवांश, जिसे नवांशा कहते हैं लोग। उसके बगैर आप शादी की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक जो जेन्युइन प्लैनेट है उसकी ट्रू जेन्युइन रिजल्ट्स निकालने के नवांश पर इन्हिसार करना पड़ता है। फिर एस्पेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपने पूरे भी सारे, आपने मोदी भी गिना दिया, आपने पता नहीं कौन से प्राइम मिनिस्टर गिना दिए, किसी का आपने नॉर्म्स चार्ट डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ये कहा क्योंकि वहाँ से ये वहाँ है तो ये हो जाता है। अब इससे ज़्यादा जहालत की कमेंट इस वजह से नहीं हो सकते कि आप ना मीडिएटर पढ़ रहे हैं, ना डिस्पोजिटर पढ़ रहे हैं, ना आस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, नवांशा में उसकी वैल्यू पढ़ रहे हैं, ना आपने उनसे वैल्यू निकाली, और इन सारे प्रोसेस के बगैर ही आपने एक चीज़ फेंक दी और कहा जी मैंने क्योंकि ये पढ़ा था तो इसलिए ये ठीक है और उनका दावा गलत हो। अब मुझे बताइए, कोई शादी नॉर्म्स के बगैर पढ़ सकते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में? जवाब आएगा नहीं। दूसरी बात ये है जी कि उसमें आपने ये कहा जी कि मंगल जो है वो शादी डिले करवा देता है और मंगल का नंबर है 3। अब मुझे ये बताएं कि मंगल का नंबर 3 है तो फिर 3 शादियां हर एक की होनी चाहिए ना, क्योंकि 3 है।
जुपिटर जिस तरह मेरे थर्ड में है तो मैंने 5 किताबें लिख दी, थर्ड है तो 3 का लॉर्ड होने। सिर्फ ये अब बात को आप घुमा रहे हैं। अब आगे शिल्पा शेट्टी 1975 में पैदा हुई, 2009 में उनकी शादी हुई जब उसकी उम्र थी 34 ईयर्स। अपने आप से ये पूछे क्वेश्चन, अपने आप को करें कि मार्स एवर बीन द लॉर्ड ऑफ 34 ईयर्स? आंसर इज नो। मार्स गिव्स द मैक्सिमम रिजल्ट्स एट द एज ऑफ 28। क्लियर? आपने देखी, किताबें खोले, उसमें लिखा होगा 28 साल की उम्र में ये होता है। मैक्सिमम आपने रिजल्ट जनरेट कर दे 28, 29। इट स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 17 यूथ, इट कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 44, 45। फिर आपने हवाला दिया ऐश्वर्या राय 1973 में पैदा हुई और 2007 में शादी हो गई इनकी। और क्योंकि डिले हो गया इसलिए इनकी भी उम्र 34 साल हो गई, तो इसलिए ये मंगलीक हो गई। अब मंगलीक क्या होता है? मंगलीक होता है जब किसी के जायचे में मार्स बुरा, मंगल इज मंगल, मंगल इज अफ्लिक्टेड इज मंगलीक। क्लियर? चले, इस बात को मान लिया। मगर शादी इज ए, व्हाट इज शादी? इंडियन कॉन्सेप्ट को छोड़कर अगर आप शादी को साइड पे करें तो आपको शादी समझेंगे, आपने भी की होगी, आपकी कोई बहन होगी, माँ, इन्होंने भी जिंदगी में शादियां की। व्हाट इज शादी? शादी इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल विच इज फॉर मेंटल एंड फिजिकल प्लेयर, जो मेंटल एंड फिजिकल अटैचमेंट के लिए। या आप ये इसको अगर आसान अच्छे अल्फाज देना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि शादी एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दो मुख्तलिफ जिन्स के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जहाँ पर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुशी से एक ज़िंदगी गुजारें। सबसे पहले ऐश्वर्या राय, उन्होंने सबसे पहले उसकी शादी की एक केले के दरख्त के साथ। क्लियर? दैट वॉज प्रोबेबली ऑल, उसमें फेरे पूरे गए, विच इज वन लीगल मैरिज। सेकंड उन्होंने की एक बंदर के साथ, फिर वही फेरे पूरे लिए उन्होंने। थर्ड उन्होंने की अभिषेक के साथ, थर्ड मैरिज हो गई। असल में क्या हुआ कि उनके फिजिकल ताल्लुकात बने उस औरत के साथ, उस मर्द के साथ जो जाकर पहली दफा उसके साथ फिजिकल हुआ, दैट इज रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अपने आप से ये पूछें कि क्या पहली जो शादी थी जो उन्होंने दरख्त से की, आपको पता है कहां से पढ़ी जाती है? नहीं पता होगा। केले के दरख्त से शादी की, कहां से पड़ी दूसरी शादी? नहीं पता होगा। ना फिजिकल मेंटल एफिलिएशन केले के दरख्त से हुई, ना बंदर से हो सकती है फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप। एंड थर्ड मार्स, यानी कि मंगलीक होने की वजह जो आप इसमें लॉजिक पेश कर रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली अभिषेक से। दैट इज देयर रिलीजियस, या एक आप कहते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। हर औरत, माँ, बहन, आपकी भी, मेरी, सबकी, इनकी कहीं ना कहीं शादियां किसी ऐसे मर्द से हुई जिनके साथ इनका जाकर पहला फिजिकल रिलेशनशिप बना, लीगली कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये मैरिज हो गई। इसी तरह शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी ने सीधे सिंपली जाकर राज कुंद्रा से शादी कर ली। उसने ना पहले केले से शादी की, केले के दरख्त से, ना पहले बंदर से की, उसके बाद राज कुंद्रा से जाकर उसने शादी कर ली। तो ये एक दो मुख्तलिफ आदमियों पर एक प्रोसेस क्यों नहीं चला? इसलिए कि दैट इज ट्रेडिशनल। एक ने ट्रेडिशन अपनाई, एक ने नहीं अपनाई। और मुसलमान क्योंकि इन सारे इश्यूज को नहीं मानते हैं, इसलिए वो इन सारे, ना केले के दरख्त को मानते हैं, ना बंदर को मानते हैं, वो इंसान को मानते हैं। इंसान के साथ उसका रिलेशनशिप इज अ मैरिज। इसलिए मैं कहता हूं कि मंगलीक नहीं होता। दूसरी बात, जब तक आप D9 चार्ट किसी का नहीं बना लेंगे, डिविजनल चार्ट 9th नहीं बना लेंगे, नॉर्म्स नहीं बना लेंगे, आप मैरिज की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा।
एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ना और किताबें बनकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आना एक अलग बात है। जो मैंने पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी खुद से जनरेट की है, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत शिद्दत से पढ़ी, और हम मून को ऐसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस पर इस वक्त कौन सी दिशा चल रही हो। ना आप दिशा देखते हैं, ना आप D9 चार्ट बनाते हैं, ना मीडिएटर्स देखते हैं, ना डिस्पोजिटर देखते हैं, ना अल्टीमेट मीडिएटर्स देखते हैं, ना अल्टीमेट डिस्पोजिटर देखते हैं, ना एस्पेक्ट देखते हैं। क्योंकि ऐसा था इसलिए ऐसा हो। पर साढ़ सती नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था। आपने दोस्त में मिसालें दी, और I'm सॉरी, मेरे को कहना पड़ता है कि इससे जहालत से, इससे बढ़कर आपके जहालत वाले और कमेंट कर राहु के बारे में थे, पर और भी थे, पर इससे बढ़कर नहीं हो सकते। आपने मिसाल दी कि जी जुपिटर जो है वो, सबसे पहले आपने कहा कि लेडी डियाना के जब सन चल रहा था, I'm सॉरी अगेन, कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लोगों के लिए तशरीह कर दूं कि सैटर्न की साढ़ सती होती है, ये होती क्या है। इंडियंस ये कहते हैं कि जहां पर भी मून ज़ायचे में प्लेस्ड हो, क्योंकि हमारे साहब तो मून को मानते ही नहीं ना, मून को अहमियत नहीं ना देते, तो ये कहते हैं असेंडेंट पढ़े, असेंडेंट से चौथा सतवां दसवां इसमें ही है सब कुछ। बहरहाल वो ये कहते हैं कि जहां पर मून हो उसके 12वें घर से, मून के ऊपर से और उसके अगले घर से जब भी सैटर्न गुजरता है तो साढ़ सती लग जाती है। अब ये बिल्कुल भूल गए हैं कि उसमें जब 7.5 का टाइम होता है, 7.5 ईयर्स का, तो जुपिटर तकरीबन आधा हर्स को घूम जाता है, और जब भी मून सैटर्न को टाइम देगा तो उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, भंग योग बन जाएगा। इसको उन्होंने भाई साहब ने इग्नोर कर दिया, चलिए इसको भी छोड़ दिया। अब जो लॉजिक सुने कि जी जब वो उसके क्या नाम है इसका इसका जुपिटर जो उसका सैटर्न जो है वो पाइसेस में से गुजरा था, तो साढ़ सती उन पर लगी हुई थी, क्योंकि मून जो है वो पाइसेस में था, सैटर्न उसके ऊपर से गुजरा है, तो साढ़ सती लग गई। जो सैटर्न इन पाइसेस, क्या आपने मून की वैल्यू निकाली? नहीं। क्या आपने जुपिटर देखा कहां पर था? नहीं, क्योंकि आपने सुना, क्योंकि सैटर्न गुजर रहा था, इसलिए हमने क्या छड़ दो, मार दो, और वो फौत हो गई एक्सीडेंट में। साढ़ सती की तारीफ ये करते हैं लोग इंडियंस टोटल, कि जब भी आपके 12वें मून के ऊपर से और उसके अगले घर से सैटर्न गुजरेगा तो आदमी को ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी में सैटर्न डील विद द अनाज, सैटर्न डील विद द प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जो लैंड की शक्ल में है। पासिंग थ्रू द मून, मून इज माइंड, इमोशंस, रिलेशनशिप, मून इज सोल, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला जाता है। आप कोई ऐसी किताब देखें, दोबारा से किताबें खोलें और उनमें से वो कोशिश करें कि कहीं से सैटर्न को देखें कि सैटर्न हादसे का कभी लौट रहा है, और स्पेशली जब जुपिटर के घर से गुजरे तो हादसे का लौट रहा है। एस्ट्रोलॉजी में डेथ, मौत जिसे कहते हैं, मौत का एक खुलिया होता है कि मौत किस आदमी को किस एज पर आएगी। आपको पता है वो खुलिया कौन सा होता है? नहीं। अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसको अप्लाई करके देखिएगा कि डेथ जो है एक्सीडेंट से होना और रोड पर होना, क्या सैटर्न इन चीजों को डील करता है? कभी भी। कट, वुंड एंड सर्जरीज आर रेड बाय केतु एंड मार्स। और आपने इसमें डेट बताइए जी, 31 अगस्त 1997 को हादसा हुआ, ठीक है, जबकि सन वर्गो में था और मरकरी भी वर्गो में ही था। जब आप उस महीने की वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा महीना चल रहा था, तो आपको डेफिनेटली सन देखना चाहिए कि ये महीना था। आपने वो नहीं देखा। मून कहां पर था उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ?
आपने नहीं देखा क्योंकि आप साठ सत्ती की फेवर में थे, तो आपने ब्लाइंडली अन्य जिन्होंने पंजाबी अन्य भाई जो मर्जी कह दिया वो घुमा दिया। अरे जी वो उसका सैटर्न का वो जो पाइसेस में गुजरा था मून वहाँ था और साठ सत्ती लगी थी, तो थैंक यू हो गया। If you are trying to be the teacher, or if you're trying to be the guru, if you're trying to be the honest, if you're trying to be the teacher, if you want to be really the perfectionist, you have to see all the aspects of life, especially the planets we didn't see. फिर आपने एक और बहुत जहालत की बात की कि जी वो सैटर्न जो है वो अमिताभ बच्चन जो है उनको कुल्ली जब वो थे उसमें फिल्म में काम कर रहे थे उनको चोट लग गई, साठ सत्ती और लग रही थी। वो उस आपने वो सीन अगर शायद फिल्म का देखा हो तो वो ये है कि एक आदमी उनकी तरफ ऐसे टेबल फेंकता है, वुडन टेबल, उसका कोना उनके ये पेट में लगता है, तो जिसकी वजह से उनको सेप्टिक हो गया, रप्चर हो गया। डू यू हर्ड एनीथिंग लाइक इट के जिंदगी में कभी भी जो वुडन टेबल है उसको कहां से पढ़ना है, जो हिट किया पेट में, पेट को कहां से पढ़ना है? सैटर्न एवर बीन द लॉर्ड ऑफ पेट? नहीं। रप्चर का लॉर्ड कभी सैटर्न हुआ है? इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है उसका लॉर्ड कभी सैटर्न हुआ है ना? और तो बंदा क्या क्या कहे और किसको अजीब सा वो लगता है कि यार क्या क्या समझाऊं मैं। बस ड्यूरेशन 60-70 का चल रहा था, तो क्या उन पर जो इफेक्ट हुआ 7.5 years जो उनके थे प्रोफेशनली डेड हो गए, जबकि उनका सैटर्न इन लिब्रा में एक्सॉल्टेड बाय बर्थ विद ट्राइन ऑफ जुपिटर और विद वीनस, सारे सारे इकट्ठे बैठे हैं, कंजंक्शन है और फिर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो क्या वो 7.5 साल उनके ऐसे ही गुजरे? नहीं। सैटर्न इन लिब्रा is the lord of the old age. Clear? बेहतर से बेहतर गुजरनी चाहिए। Youth is led by which planets? Is Mars. Middle age is led by which planet? You don't know. So जिस एज पर हादसा होता है उस एज में कोई ना कोई ऐसा दौर चलता होगा, कोई ऐसा प्लैनेट होगा, कोई ऐसा सैयारा होगा जो उसको डील करता होगा। आपने उसकी सिर्फ एक लॉजिक दी, क्योंकि उनके जब जो सैटर्न उनके गुजर रहा था ऊपर से, मून के ऊपर से, तो 60-70 लग गई। सैटर्न इन लिब्रा एक्सॉल्टेड हो, जिस तरह भी आपने कहा जी कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, जिस तरह मेरा सैटर्न इन एक्वेरियस पर 60-70 नहीं लगती। डू यू थिंक कि लिब्रा पर 60-70 लगती है जहां पर सैटर्न एक्सॉल्ट करता है और वीनस का घर है जहां पर सैटर्न वीनस के साथ दी अल्टीमेट स्ट्रांग होता है? व्हाट इज द आंसर? यू डोंट नो। सो प्लीज प्लीज जब आप कुल्ली फिल्म का हवाला दें, 26 जुलाई का हवाला दें, सैटर्न इन वर्गो था तब 1982 में, आपके मुताबिक सैटर्न इन वर्गो, सैटर्न इन वर्गो डेंजरस होता है मरकरी के घर में, फ्रेंड्स हाउस है ये। सो बातें करनी और किताबें खोलना और उनको पढ़ना। अब मैंने तो यहां पर बैठा हूं, मैंने तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, मैंने तो कोई किताब नहीं खोली, मैंने तो कोई रेफरेंस नहीं ढूंढा उसमें से, इसलिए कि ये किताबें हमने घोल कर पी हुई हैं सारी। इसलिए वो कहता है ना, एक शेर है आखिर में, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। नाखुन खुदा ना दे तुझे पंजाए जनून, देगा तमाम अकल के बकिए देड़ दो। कुछ लोगों को अल्लाह में नाखुन इसलिए नहीं देता कि अगर दे दिए तो उन्होंने अपने गंजे सर को खुरच खुरच कर उन्हें पागल कर देना है, उधेड़ देगा।
इसलिए टीचिंग और लर्निंग दो अलग अलग बातें। किताबें ज़रूर पढ़ें, गौर से देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, और आखिर में ये बात ज़रूर समझें कि जो आपने समझा है क्या वो अप्लाई हो रहा है। जिस तरह एक दिन आपने थोड़े दिन पहले भी एक बड़ी जहालत की बात की थी कि मैंने, हाँ कुरान में भी हवाला है और हदीसें भी हैं कि सूरज ग्रहण के मुताबिक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूर्य ग्रहण होता है। इससे जहालत का कोई कमेंट हो सकता है कि एक आदमी कुरान को भी निगेट कर रहा है, हदीस को भी निगेट कर रहा है, और कह रहा है जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इस बात पर बड़ा शुक्र अल्लाह का अदा करता हूं कि किसी ने किसी मुसलमान के कान में ये बात प्रॉपरली पढ़नी है, वरना गर्दन उड़ा देता आपकी कि हु आर यू। तो इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक एंड चेक बिफोर यू लीव। सो इसी उम्मीद पर मैं वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा था क्योंकि मैंने इतनी लंबी वीडियो आज तक कभी नहीं बनाई। ये उन तमाम लोगों के लिए जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे इसमें टुकड़ों में मैंने बातें बताई हैं जो उनको काफ़ी जगहों पर एडवांटेज देंगी, और उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे कि जब भी आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, उसमें जब आप रीडिंग देते वक्त जब तक आप प्लैनेट्स की वैल्यू नहीं निकाल लेते, जब अब तक आप मीडिएटर्स डिस्पोजिटर्स नहीं घुमा लेते, जब तक आप नॉमशा नहीं घुमा लेते, तब तक आपको अपना मुंह नहीं खोलना है। या तो प्रॉपर सीखें, अगर प्रॉपर नहीं सीख सके हैं तो फिर किताबी हवाले ना दिया करें, क्योंकि किताब में ये लिखा, किताब लिखने वाला और तरीके से एक्सपर्ट है, उसका माइंड और है, उसकी रिसर्च है पीछे, उसने जिंदगी उसमें अपनी जैसे ख़त्म की है सारी चीज़ों को पढ़ते हुए। और उसने ये नहीं है कि 4-5 किताबें पढ़ी और राहु का रंग काला कर दिया। तो वैसे मैंने, यकीन करें, मुझे लगता है कि आपका नाम भी राहु ही होना चाहिए। चलें 12, क्योंकि आपका भी रंग राहु का उससे काफ़ी मिलता है। तो इसलिए जब भी आपको मैं ज़िंदगी में कभी याद करूँ या मेरे जहन में आएगा तो मैं आपको कहूँगा इंडियन राहु एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसको राहु है वो। सो राहु का रंग कभी नहीं होता। इसलिए 12, चले इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला वो जो लोग जो एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं, जो उनको समझ आई होगी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए लर्निंग के लिए उनको फ़ायदा दे सकेंगी। ये मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि आपको वो तमाम एस्पेक्ट्स विद चीज़ें समझाई जाएँ, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसके लेवल पर आकर समझाने की कोशिश की कि आपको ये बात पूरे तरीके से समझ आ जाए। जब समझ आ जाए तो फिर कोशिश ये कीजिएगा कि चीज़ें पढ़ें नहीं, बिठाएं, सीखें, उससे आपकी रीडिंग्स ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसलिए आपको ये खोल कर बता दिया कि मुझे इंडियन एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आती है, दिशाएं भी आती हैं, नॉमशा भी आता है, योग्स भी आते हैं, इसको किस तरह पढ़ना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने फिर वेस्टर्न, नेपलीज, श्रीलंकन, इंडियन वर्क को बनाकर आई क्रिएटेड समथिंग न्यू विच इज़ कॉल्ड द पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी। और वो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि वो मुझे समझ आती है। ये जो बाकी सारे होते हैं ना, ये यहाँ नहीं हो सकता, वो वहाँ नहीं होता, इसलिए इसके सेट असूल होते हैं। कोई भी इल्म सीखने के लिए सेट असूल्स नहीं होते हैं। जैसे कि जी आप एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर आपने जोशांदा पी लिया, ये तो हिकमत में है, तो ये आपको लड़ जाएगा। जहाँ से जिस इल्म से जो जो चीज़ आपको मिले उसको उठाएं और अपने ब्रेन में बिठाएं, आपका इल्म वसी होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आखिर पे उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा लेंगे। हमेशा की तरह आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा जिस डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको पहुँचें, आपको इन बातों की समझ आए और आप इनसे फ़ायदा उठाएं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मैं उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर पोर्ट्रे तो करते हैं
लेकिन एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं रखते। इसमें मैं इसलिए कि उनके खिलाफ इस वजह से हूँ कि जब नहीं समझ तो इसमें सीखने में क्या हर्ज है, किसी से जाकर सीख लें, मगर वो सीखने वाला उस एक्सपर्ट होना चाहिए। सो हमेशा की तरह कमेंट अपने मुझे भेजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।